हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मजा पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है परिमेय संख्या, जिसे हम प्रश्नावली बोलते हैं। जो प्रश्नावली का नाम है अपना परिमेय संख्या। तो हम परिमेय संख्या जो चैप्टर उसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जो बेसिक जानकारियाँ हैं उनके बारे में उनका अध्ययन करेंगे। यानी कि जो चीज़ें हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले काम में आने वाली है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है जो फर्स्ट क्लास है अपनी, अपन पहली क्लास से पढ़ते हैं तो गिनती कहाँ शुरू करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, अनंत तक गिनती होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? अनंत को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? इनफिनाइट। तो अनंत तक जो गिनती जिनको अपन गिन नहीं सकते वहाँ तक गिनती जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राकृतिक संख्याएं। जो 1 से स्टार्ट होती है वो 1 से अनंत तक जाती है उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद में अपन बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 है ना, जो अनंत तक जाती है उनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है उनको क्या बोलते हैं? हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। अब बताइए सम संख्याएं कौन सी होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम सम संख्याएं। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 है ना, ऐसे अनंत तक जाती है उनको क्या बोलते हैं? हम सम संख्याएं। इनको क्या कर सकते हैं? हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, विभाजित में पूर्ण विभाजित कर सकते हैं हम इनको। इनका 2 में पूरा भाग जाता है। इनमें देखिए कोई भी संख्या लीजिए 12 है, 12 में अपन 2 का भाग देते हैं, जैसे कितनी बार जाएगा? 12 का पूरा भाग गया ना। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम सम संख्याएं। उसके बाद में हम बात करते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 9 ऐसे अनंत जाती है ना, वो क्या क्या बोलते हैं इनको? विषम संख्याएं। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 को हम 2 से पूर्ण विभाजित कर सकते हैं क्या? जैसे देखो कितना शेषफल बच गया? 1 शेषफल बच गया। तो ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुई तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। उसके बाद में हम बात करते हैं धनात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनके पहले प्लस का चिन्ह आता है उनको क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्याएं। जैसे +1 +2 +3 है ना, ऐसे अनंत तक जाती है प्लस के ना, प्लस का इंफिनिटिव जिसको अनंत बोलते हैं हम। उसके बाद में हम बात करते हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती है? ऋणात्मक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनके पीछे माइनस का चिन्ह आता है वो क्या कहलाती है? ये माइनस का इंफिनिटिव। ये ऋणात्मक संख्या होगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके पहले प्लस का चिन्ह आता है उनको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं, और जिनके पीछे माइनस चिन्ह आता है उनको बोलते हैं हम ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, इतना याद रह जाएगा आपको। ऐसी जो कुछ जानकारी है वो आपको इस चैप्टर में काम आने वाली है। उसके बाद में हम बात करते हैं एक संख्या और होती है अभाज्य संख्या, जो आपके चैप्टर में काम आने वाली है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं या 1 से विभाजित होती है, से विभाजित होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं।
ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम या तो एक से विभाजित कर सकते हैं या फिर स्वयं से विभाजित कर सकते हैं। स्वयं का मतलब जो अपने आप से ही विभाजित होगी उनको क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे अनंत संख्या चलती है, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 को हम सिर्फ 5 से ही विभाजित कर सकते हैं, पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं 5 से अपनी बात करें, देखो ये सिर्फ 5 से ही विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी, ठीक है ना, इनके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। उनको क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्याएं। उसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा एक नियम चलेगा क्रम विनिमय नियम, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं, क्रम विनिमय नियम। तो ये क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम या गुणधर्म, ठीक है ना, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये नियम क्या है, ये देखिए, एक गुणा के लिए होता है, एक जोड़ के लिए होता है, एक बाकी के लिए, ठीक है, एक भाग के लिए। अगर गुणा के लिए बोले a गुणा बी बराबर b गुणा a। उसके बाद हम बात करते हैं जोड़ के लिए a प्लस b प्लस a। उसके बाद में हम बात करते हैं a माइनस बी बराबर b माइनस a। उसके बाद हम बात करते हैं a भाग b बराबर b भाग a। अब हम इनको सिद्ध करते हैं, क्या ये वास्तव में सही है या गलत है, इसके बारे में हम धारणाएं देखते हैं। देखिए, एक की जगह में मानता हूँ 3 और b की जगह मानता हूँ मैं 4। अपन गुणा करते हैं, एक की जगह लिखते हैं 3 और b की जगह लिखते हैं 4, और इधर b की जगह 4 और a की जगह है 3। अब क्रम विनिमय का मतलब क्या हुआ, क्रम का मतलब उनका स्थान और विनिमय का मतलब आदान प्रदान, यानी कि हम उनके स्थानों को यदि चेंज कर दे तो उनके मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम। जैसे मान लीजिए गुणा में हमने इनका स्थान चेंज कर दिया ना, पहले यहाँ पे 3 था लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। देखते हैं अपन, 3 चौके 12 बराबर 4 तिके 12, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये गुणांक में सेटिस्फाई करता है, यानी कि गुणा के लिए संतुष्ट करता है, ये नियम गुणा में लग सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं किसमें, जोड़ के लिए देखते हैं। जोड़ के लिए अपन ये देखें तो ये एक के लिए 3 मान लेते हैं और b का 4 लेते हैं, उसी प्रकार से b का 4 और a का 3 लेते हैं। देखिए 3 और 4 में अपन जोड़ते कितना होता है, 7, 4 में 3 जोड़ते कितना होता है, 7। बताइए मान में कोई चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। तो मतलब हम कह सकते हैं क्रम विनिमय नियम जोड़ के लिए भी क्या करता है, पालन करता है या सेटिस्फाई करता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बाकी के लिए। तो देखिए, एक की जगह लिखते हैं अपन 3 और b की जगह लिखते हैं अपन 4। इधर देखिए b की जगह लिखते हैं 4 और a की जगह लिखते हैं अपन 3। तो देखिए 3 में 4 है तो कितना बचता है, माइनस का 1। उसके बाद में 4 में 3 गया, कितना बचा 1। बताइए मान कोई परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन हो रहा तो अपन कह सकते हैं ये है बाकी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, यानी कि सेटिस्फाई नहीं करती है, संतुष्ट नहीं करती है जिसको, क्रम विनिमय नियम को। उसके बाद में अपन बात करते हैं भाग के लिए। किसके लिए, भाग के लिए देखते हैं, एक ही जगह अपन मानते हैं कितना, 3 भाग 4। उसके बाद में अपन देखते हैं 4 भाग 3। बताइए मान सेम होगा दोनों का, 3 में अपन 4 का भाग देना है और 4 में 3 का भाग देना है। बताइए मान में कुछ परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि मान में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए भाग भी क्या करेगा, इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो अपने क्या सीखा यहाँ से कि गुणा और जोड़ हमेशा क्या करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, जबकि बाकी और भाग कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। चलो इसके बाद अपन बात करते हैं तत्समक अवयव की। तो तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। तत्समक अवयव, देखिए तत्समक अवयव अपन बात करें जोड़ के लिए। जोड़ के तत्समक अवयव क्या होता है,
अब तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है? जैसे अपन बात करें कि ऐसी संख्या जिसको अपन किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, उनको क्या बोलते हैं अपन? तत्समक अवयव या तत्समक संख्या। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिनको मान लीजिए अपन मैं 4 में कोई भी संख्या जोड़ दूं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या कौन सी है? तो मैं क्या कहूँगा कि तत्समक अवयव 0 मान लेता हूँ मैं। एक बार देखिए 4 में मैं 0 जोड़ता हूँ तो बताइए मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। 5 में मैं 0 जोड़ता हूँ, बताइए मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जोड़ के लिए क्या होगा? तत्समक अवयव 0 होगा। ऐसे में बाकी की बात करूँ तो बताइए बाकी के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? बाकी के तत्समक मान लीजिए मैं 4 में 0 उठाता हूँ तो मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं परिवर्तन हुआ। और मैं 5 में से 0 उठाता हूँ, बताइए मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं परिवर्तन हुआ। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि जोड़ और बाकी के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जोड़ और बाकी के लिए हमेशा तत्समक अवयव 0 होगा। उसके बाद में बात करता हूँ गुणा के लिए। बताइए गुणा के तत्समक अवयव क्या होगा? गुणा के लिए तत्समक अवयव बताइए ऐसी संख्या बताइए जिसको मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, मैं मान लीजिए 0 से इनको गुणा करता हूं तो बताइए किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करते तो कितना मान आता है? हमेशा कितना आता है? 0 आता है। बताइए मान में तो परिवर्तन हुआ, तो ये तो क्या होगा? कभी भी गुणा के लिए तत्समक अवयव नहीं होगा। उसके बाद में मैं गुणा करूँ 1 से, तो 4 को 1 से गुणा करके कितना आता है? 4 आता है। बताइए मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं परिवर्तन हुआ। तो अपन क्या कह सकते हैं कि गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? हमेशा 1 होगा। उसके बाद में बात करता हूँ भाग के लिए तत्समक अवयव। तो बताइए भाग के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैं 4 में 0 का भाग देता हूँ तो बताइए कितना आएगा? किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमेशा उत्तर कितना आएगा? अनंत आएगा। कितना आएगा? अनंत आएगा। उसके बाद में बात करता हूँ मैं 4 में 1 का भाग देता हूँ, कितना आएगा आंसर? 4 आएगा। तो बताइए मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं परिवर्तन हुआ। तो अपन क्या कह सकते हैं? भाग के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? 1 होता है। तो अपन ने क्या सीखा यहाँ से कि जोड़ और बाकी के तत्समक अवयव क्या होगा? हमेशा 0 होगा, जबकि गुणा और भाग के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? हमेशा 1 होगा। अब अपने एक तो बुक है जो अपना चैप्टर है उसमें प्रश्न आएगा। कैसा प्रश्न आएगा कि योज्य प्रतिलोम बताइए। अब बताइए योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? जैसे आपको पूछ लेगा 5 के लिए योज्य प्रतिलोम बताइए, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि योग, योज्य मतलब क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? योग। योग मतलब अपने सीखा था ना जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो बताइए योग के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? मैंने बताया था अभी आपको 0 होता है। उसके बाद में अब बताइए ऐसी संख्या बताइए जिनको हम इस 5 में जोड़ दे तो उत्तर कितना आ जाइए? 0 आ जाए उत्तर अपना। तो फिर ऐसी कौन सी संख्या है जिनको अपन 5 में जोड़ दे तो उत्तर 0 आ जाए? देखो अपने -5 जोड़ा तो प्लस माइनस कितना होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। उत्तर कितना आ गया अपना? 0 आ गया। तो अपन योज्य प्रतिलोम कितना हो गया? 5 का -5। तो योज्य प्रतिलोम के लिए हमेशा क्या याद रखना आपको? ऐसी संख्याएं आपको दी हुई होगी, उसके लिए ऐसी संख्या सोचना है आपको जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? 0 उत्तर आ जाए। तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और देखते हैं हम। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए -7 के लिए आपको योज्य प्रतिलोम चाहिए। तो बताओ आपको योज्य प्रतिलोम चाहिए। योज्य प्रतिलोम के लिए क्या करोगे आप? इसमें प्लस का 7 जोड़ दोगे तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है +7, 0 आ गया। 7 से 7 कट गए तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो -7 के तत्स योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम कितना होगा?
प्लस का 60। ऐसे अपन बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के लिए। किसके लिए? गुणात्मक प्रतिलोम के लिए। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। अपन गुणात्मक प्रतिलोम के लिए देखते हैं तो अब आपको पूछ जाएगा, मान लीजिए 5 के लिए गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। देखो अब आपके लिए 5 के लिए पूछा है तो 5 के लिए आपको मैंने बताया था, आपको गुणा के लिए तत्सम क्रम कितना होता है? 1 होता है। तो आपको उत्तर कितना लाना है? इसके लिए 1 उत्तर लाना है आपको। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक कैसी संख्या से गुणा करूं कि या किस संख्या से गुणा करूं कि उसका उत्तर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1/5 से गुणा कर दूंगा। बताओ उत्तर आ जाएगा 1? उत्तर आएगा नहीं आएगा 1 इसका? देखिए 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। उत्तर कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। यानी कि गुणा के लिए आपको हमेशा याद रखना है, जो भी संख्या दी हुई आपको होगी उसका डायरेक्ट आपको उल्टा कर देना है, यानी कि उसका रिवर्स कर देना है। तो उत्तर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपको -7 दिया हुआ है, आपको -7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए आपको हमेशा याद रखना, उत्तर कितना लाना? आपको 1 लाना है, क्योंकि अपना जो गुणात्मक तत्सम अवयव होता है गुणा के लिए कितना होता है? 1 होता है। तो आपको इसके लिए क्या लाना है? गुणात्मक प्रतिलोम लाना है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या करोगे? आपको हमेशा क्या करना है? इसका उल्टा करना है। जो चिन्ह है ये आपको हमेशा साथ रखना है हमेशा। तो कितना आ जाएगा बताइए? 1 उत्तर है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना है क्या कि गुणा के लिए तो क्या करना है आपको? हमेशा उत्तर 1 लाना है। 1 लाने के लिए क्या करोगे? आपको जो भी संख्या दी हुई है उसका डायरेक्ट आप क्या कर दोगे? प्रतिलोम, यानी कि उल्टा कर दोगे, आप रिवर्स कर दोगे उसको, है ना। और आप गुणा के लिए क्या याद रखोगे? हमेशा जो भी आपको चिन्ह दिया हुआ है, यदि प्लस का चिन्ह दिया हुआ है आपको तो आपको माइनस का चिन्ह जोड़ देना है। यदि आपको माइनस चिन्ह दिया हुआ है तो आपको प्लस का चिन्ह कर देना है। तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। और गुणा के लिए क्या करना है आपको? जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है a, तो उसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो कितना होगा? 1/a। कितना होगा? 1/a। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं वितरण का नियम। एक नियम है आपका, कौन सा? वितरण का नियम। नियम है आपका कौन सा? वितरण का नियम। वितरण का नियम कौन सा होता है? देखिए a कोष्टक b + c, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a गुणा b + a गुणा c। देखिए क्या ये सही है? अपन इसको क्या करते हैं? जांच करते हैं। वो मान लीजिए एक ही जगह अपने मान लिया कितना? 2 मान लिया, b की जगह अपने मान लिया 3 मान लिया, और c की जगह अपने मान लिया 4। तो अपन मान रखते हैं एक ही जगह कितना रखते हैं अपन? 2 गुणा 3, उसके बाद में कितना रखते हैं? c की जगह 4। देखो एक ही जगह है 2, b की जगह है 3 गुणा 3, बीच में चिन्ह प्लस का लगा देते हैं। a का मान कितना है? 2 है। उसके बाद में c का मान कितना है? 4 है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं? 3 और 4 को जोड़ते हैं, पहले कोष्टक हल करते हैं अपन। 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 को अपन 2 से गुणा करें तो कितना होगा? 14 उत्तर होगा। अब देखिए इनको अपन क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 2 3 कितना होता है? 6, और 2 को 4 से अपन गुणा करते हैं तो कितना होता है? 8। बताइए 6 और 8 कितना होता है? 14। देखो बराबर के इधर भी चिन्ह मान कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, 14 आ रहा है, सॉरी, और बराबर के इधर भी कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो बताइए मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो अपन क्या कह सकते हैं? ये क्या है? जोड़ के लिए वितरण का नियम। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ी छोटी सी बताता हूँ। जैसे भी जब भी कभी आपको ऐसे प्रश्न लिखने को मिले, ऐसे प्रश्न कभी भी आपको देखने को मिले तो पहले क्या करोगे आप? हमेशा एक चीज याद रखना आपको, B और D M A S। आपको क्या याद रखना है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में अपन क्या करते हैं? B का मतलब होता है क्या? ब्रैकेट। क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। O का मतलब होता है ऑफ। D का मतलब क्या होता है? डिवाइड। ठीक है।
एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एड, और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी बाकी। ठीक है, जैसे अपन ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे हम कोष्टक देते हैं ना, एक कोष्टक, ये कोष्टक, उसके बाद में बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। जैसे कि कभी इन प्रश्नों में ऐसा कोष्टक आता है तो पहले अपन कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद में डिवाइड, यानी कि जब भी आपको भाग का चिन्ह देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए आपको भाग का चिन्ह दिया हुआ है ऐसे, तो आप क्या करोगे, पहले भाग का चिन्ह हल करोगे, पहले आप क्या करोगे, इसमें भाग करोगे, उसके बाद में क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है गुणा, तो फिर क्या करोगे आप गुणा करोगे, उसके बाद में ऐड का मतलब होता है जोड़, उसके बाद में आप क्या करोगे जोड़ करोगे, उसके बाद में बाकी करोगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, पहले ब्रैकेट, उसके बाद आपको करना है भाग, गुणा, जोड़ और बाकी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आगे बात अपन प्रश्नावली 1.1 की बात करेंगे अगले वीडियो में।